स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी और दिलचस्प जैविक प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं, ऊजेनेसिस। जी, ऊजेनेसिस। आसान शब्दों में कहें तो ये वो प्रक्रिया है जिससे मादा युग्मक यानी अंडाणु या ओवम बनता है। है ना? बिल्कुल। प्रजनन की एकदम बुनियाद है ये, और इसकी अपनी कुछ खास बातें हैं। हाँ, और हमारे पास इसे समझने के लिए एक बढ़िया सा रेखा चित्र, एक डायग्राम भी है। ये हमें इसके अलग अलग पड़ाव दिखाएगा, कैसे एक कोशिका से क्या कहते हैं अंडाणु बनने तक का सफर तय होता है। जी, वो डायग्राम काफी मददगार रहेगा। तो हमारा मकसद साफ है, इस डायग्राम के जरिए oogenesis को परत दर परत खोलना। हम देखेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया चलती कैसे है, खास तौर पर गुणसूत्रों मतलब क्रोमोसोम्स की संख्या और उनकी बनावट में कब और क्या बदलाव आते हैं, और इसके मुख्य पड़ाव क्या हैं। तो शुरू करें? जरूर। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है, मतलब इस कहानी की शुरुआत कहाँ से है? हाँ, तो इस पूरी प्रक्रिया का स्रोत है एक खास कोशिका, जिसे ओगोनियम कहते हैं। ओगोनियम, ठीक है। और ये कोशिका दरअसल भ्रूणीय जीवन में ही बन जाती है, मतलब जन्म से भी पहले, ओवेरियन यानी अंडाशय के अंदर। अरे वाह, जन्म से पहले ही। जी हाँ, और ये एक डिप्लॉइड कोशिका है। डिप्लॉइड मतलब 2n, जिसमें गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं। बिल्कुल, 2n और डीएनए कंटेंट के हिसाब से 2c, तो कुल 46 एकल गुणसूत्र। यानी अंडाणु बनने की नींव तो जन्म से पहले ही पड़ जाती है। ये अपने आप में अजीब है ना? हाँ, ये इसकी एक खासियत है। अब ओगोनियम बनने के बाद अगला कदम होता है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस शुरू होने से पहले डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। सही कहा, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, डबल हो जाता है एक तरह से। तो इसका कोशिका पर क्या असर पड़ता है? क्या वो बदल जाती है? हाँ, इस डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ओगोनियम अब कहलाती है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। ओके, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोशिका अभी भी डिप्लॉयड ही है, मतलब 2n। गुणसूत्र तो 46 ही हैं। लेकिन डीएनए डबल हो गया है। हाँ, डीएनए डबल हो गया है, क्योंकि अब हर गुणसूत्र अपनी कॉपी के साथ जुड़ा है, जिसे हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। तो अब कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, हर एक में 2 सिस्टर क्रोमैटिड, तो डीएनए की मात्रा दोगुनी हो गई, मतलब 4c। तो प्राइमरी oocyte हुई 2n 4c। समझ गई, 2n 4c। तो अब ये प्राइमरी oocyte तैयार है मियोसिस के लिए। क्या विभाजन अब शुरू होता है? यहीं पर oogenesis का एक और दिलचस्प मोड़ आता है। मियोसिस आई यानी पहला अर्धसूत्री विभाजन शुरू तो होता है, लेकिन पूरा नहीं होता। ये विभाजन भ्रूणी जीवन के दौरान ही प्रोफेज 1 नाम की अवस्था में आकर रुक जाता है। रुक जाता है। मतलब विभाजन बीच में ही अटक गया। हाँ बिल्कुल, एक तरह का अरेस्ट हो जाता है। और ये कब तक रुका रहता है? कुछ घंटों तक? नहीं, ये ठहराव बहुत लंबा चल सकता है, जन्म से लेकर यौवन आरंभ यानी प्यूबर्टी तक। और उसके बाद भी हर महीने ओव्यूलेशन से ठीक पहले तक ये रुकावट बनी रहती है। हर महीने? मतलब कुछ कोशिकाएं तो सालों, शायद दशकों तक इसी रुकी हुई अवस्था में रहती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जरा सोचिए, कुछ कोशिकाएं दशकों तक प्रोफेज आई में रुकी रह सकती हैं। दशकों तक? ये तो वाकई कमाल की बात है। इसका कोई खास कारण होगा इस लंबे ठहराव का? हाँ, इसके कई पहलू हैं। एक तो ये कोशिका को बढ़ने और पोषक तत्व जमा करने का समय देता है, जो बाद में जरूरी होते हैं। लेकिन हाँ, इसका एक दूसरा पहलू भी है। उम्र बढ़ने के साथ इतने लंबे समय तक रुकी कोशिका में गुणसूत्रों के विभाजन में गड़बड़ी की आशंका थोड़ी बढ़ सकती है। अच्छा, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो फिर ये रुकावट हटती कब है? जब ओव्यूलेशन का समय पास आता है तो हार्मोन्स के असर से ये रुकावट हटती है, और तब जाकर मियोसिस 1 पूरा होता है। और जब ये पहला मियोसिस पूरा होता है तो क्या बनता है? यहाँ एक और खास बात होती है। ये विभाजन असमान होता है। असमान? सामान्य सेल डिवीजन की तरह नहीं। इसमें कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म बराबर नहीं बढ़ता। एक कोशिका बहुत बड़ी बनती है, उसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। और दूसरी बहुत ही छोटी फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी। अच्छा, असमान विभाजन ऐसा क्यों होता है? देखिए, स्पर्म बनने की प्रक्रिया में विभाजन समान होता है, 4 बराबर स्पर्म बनते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ मकसद अलग है।
यहाँ एक ऐसा अंडाणु बनाना है जिसके पास निषेचन के बाद शुरुआती विकास के लिए खूब सारा साइटोप्लाज्म, पोषक तत्व, ऑर्गेनेल वगैरह हों। ताकि नए जीवन की शुरुआत अच्छे से हो सके। बिल्कुल। तो लगभग सारा का सारा साइटोप्लाज्म सेकेंडरी oocyte को मिल जाता है। अब ये सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड हो जाती है, मतलब 1n। इसमें गुणसूत्रों का एक ही सेट रह जाता है, 23 गुणसूत्र। 1n। लेकिन डीएनए का क्या, वो भी आधा हो जाता है? नहीं, डीएनए अभी भी डबल है, 2c, क्योंकि हर गुणसूत्र में अभी भी 2 सिस्टर क्रोमैटिड जुड़े हुए हैं। तो सेकेंडरी oocyte हुई 1n 2c। समझ गए, 1n 2c। और वो छोटी वाली कोशिका फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या? फर्स्ट पोलर बॉडी में गुणसूत्र तो उतने ही होता है, 1n 2c, लेकिन साइटोप्लाज्म ना के बराबर होता है। ये आमतौर पर नष्ट हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। कभी कभी ये एक और बार विभाजित होके 2 और छोटी पोलर बॉडी बना सकती है, पर उनका कोई खास काम नहीं होता। वो बस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हटाने का एक तरीका है। तो अब हमारे पास है सेकेंडरी oocyte 1n 2c, जिसमें भरपूर साइटोप्लाज्म है। अब आगे क्या होता है? इसके तुरंत बाद सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 यानी दूसरे अर्धसूत्री विभाजन में एंटर करती है। अच्छा, दूसरा विभाजन। लेकिन यहाँ फिर एक ट्विस्ट है। एक और ट्विस्ट, क्या ये भी रुक जाता है? बिल्कुल, मियोसिस 2 भी शुरू तो होता है, लेकिन मेटाफेज 2 अवस्था में आके फिर से रुक जाता है। फिर से रुक गया। तो ओव्यूलेशन के समय जो बाहर निकलता है वो क्या होता है? हाँ, यही ओव्यूलेशन के समय ओवरी से जो रिलीज होता है, वो यही मेटाफेज 2 में रुकी हुई सेकेंडरी oocyte होती है। वो पूरी तरह से परिपक्व अंडाणु नहीं है अभी तक। ओह, ये जानकारी तो बहुतों के लिए नई होगी। मैं भी यही समझती थी कि ओव्यूलेशन में मैच्योर ओवम निकलता है। तो ये दूसरा विभाजन पूरा कब होता है? यहीं पर oogenesis की सबसे अनोखी शर्त है। मियोसिस 2 सिर्फ और सिर्फ तभी पूरा होता है जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन। मतलब जब स्पर्म आता है? जी हाँ, जब एक शुक्राणु यानी स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte में सफलतापूर्वक घुस जाता है, केवल तभी ये रुका हुआ विभाजन आगे बढ़ता है और पूरा होता है। अच्छा, तो फर्टिलाइजेशन ही वो ट्रिगर है। मान लीजिए निषेचन हो गया, स्पर्म अंदर आ गया, तब क्या होगा? जैसे ही स्पर्म अंदर आता है, सेकेंडरी oocyte फटाफट अपना मियोसिस 2 पूरा करती है। और ये विभाजन भी कैसा होगा? असमान। बिल्कुल, ये भी असमान होता है। फिर से एक बड़ी कोशिका बनती है जिसे अब हम कहते हैं परिपक्व ओवम या मैच्योर ओवम, और एक और छोटी सी कोशिका बनती है सेकंड पोलर बॉडी। अच्छा, तो फाइनली परिपक्व ओवम बन गया। और इसकी स्थिति क्या होती है क्रोमोसोम और डीएनए के लिहाज से? परिपक्व ओवम अब सही मायने में हैप्लॉइड है। इसमें 23 एकल गुणसूत्र होते हैं, यानी हर गुणसूत्र में अब सिर्फ एक क्रोमैटिड है, और डीएनए की मात्रा भी अब आधी हो गई है। तो ये है 1n1c। 1n1c, ओके। सेकंड पोलर बॉडी भी 1n1c होती है, और वो भी नष्ट हो जाती है। अब ये 1n1c ओवम तैयार है स्पर्म के 1n1c न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होने के लिए। और फ्यूज होकर क्या बनेगा? जाइगोट, जो फिर से डिप्लॉयड 2n2c होगा। समझ गई। और अगर निषेचन नहीं हुआ तो? मतलब ओव्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गई, पर कोई स्पर्म नहीं मिला, तब क्या? हाँ, ये भी जानना जरूरी है। अगर ओव्यूलेशन के बाद करीब 12 से 24 घंटे के अंदर निषेचन नहीं होता, तो मेटाफेज 2 में रुकी हुई ये सेकेंडरी oocyte बस नष्ट हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है, और शरीर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब उसका सफर वहीं खत्म। जी, ये दिखाता है कि प्रक्रिया का यह आखिरी चरण पूरी तरह से निषेचन पर निर्भर है। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में देखें, तो एक शुरुआती कोशिका oogoनियम से आखिर में सिर्फ एक ही काम करने लायक बड़ा अंडाणु बनता है ना? बाकी सब तो पोलर बॉडी बनकर खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही। ये स्पर्म बनने की प्रक्रिया से कितना अलग है। वहां एक कोशिका से 4 बराबर स्पर्म बनते हैं, यहाँ एक से सिर्फ एक अंडाणु। हाँ, ये बड़ा अंतर है। ये पूरी प्रक्रिया एक तरह से संसाधन बचाने और उन्हें एक ही कोशिका में फोकस करने का बेहतरीन तरीका है, ताकि निषेचित अंडे को विकास के लिए सबसे अच्छी शुरुआत मिले। चलिए एक बार फिर से ये जो क्रोमोसोम नंबर n और डीएनए मात्रा c में बदलाव हुए, उन्हें दोहरा लेते हैं ताकि बिल्कुल साफ हो जाए। हाँ, ये अच्छा रहेगा। देखिए, शुरुआत हुई यूगोनियम से, वो थी 2n2c, मतलब 46 एकल क्रोमोसोम। ठीक है। फिर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, बनी प्राइमरी oocyte, ये थी 2n4c, 46 गुणसूत्र, पर हर एक में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। 2n4c, हाँ।
फिर हुआ पहला मियोसिस जो असमान था, बनी सेकेंडरी oocyte 1n2c, 23 गुणसूत्र, हर एक में 2 सिस्टर क्रोमेटिड, और साथ में फर्स्ट पोलर बॉडी 1n2c। 1n2c, ठीक है। फिर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो हुआ दूसरा मियोसिस, वो भी असमान, और बनी परिपक्व ओवम 1n1c, 23 एकल गुणसूत्र, और साथ में सेकेंड पोलर बॉडी 1n1c। 1n1c, एकदम साफ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे 2 विभाजनों के जरिए गुणसूत्रों की संख्या आधी हुई, 2n से 1n, और डीएनए की मात्रा भी प्राइमरी oocyte के मुकाबले अंततः 1/4 रह गई, 4c से 1c। ये पूरा सफर तो वाकई अद्भुत है। मतलब एक कोशिका जो जन्म से पहले बनना शुरू होती है, फिर दशकों तक रुक सकती है, और फिर उसे पूरा होने के लिए भी फर्टिलाइजेशन का इंतजार करना पड़ता है। इतने सारे पड़ाव, 2 बार रुकना, असमान विभाजन, कमाल की इंजीनियरिंग है ये प्रकृति की। इसमें कोई शक नहीं, ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि मादा युग्मक न केवल जेनेटिकली सही हो, बल्कि उसके पास नए जीवन को शुरू करने के लिए भरपूर सामान भी हो। तो हमने देखा कि oogenesis कैसे काम करता है, कैसे इसमें गुणसूत्र बदलते हैं, और इसके अनोखे ठहराव और असमान विभाजन क्यों इतने जरूरी हैं। ये सिर्फ सेल डिवीजन नहीं है, ये तो जीवन की निरंतरता के लिए एक बहुत ही बारीकी से कंट्रोल किए जाने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात यह भी है कि उम्र बढ़ने के साथ इस प्रक्रिया पर क्या असर पड़ता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हम जानते हैं कि महिलाओं में उम्र के साथ फर्टिलिटी कम होती है। इसका एक बड़ा कारण अंडाणुओं की संख्या और उनकी गुणवत्ता में गिरावट आना है, और ये गिरावट इसी oogenesis प्रक्रिया से जुड़ी है। सोचिए, वो प्राइमरी oocytes जो दशकों तक प्रोफेज 1 में रुकी हुई हैं, समय के साथ उनमें कुछ गड़बड़ियां आने की आशंका बढ़ जाती है। हाँ, ये बात तो है। समय का असर तो पड़ेगा ही इस जटिल प्रक्रिया पर। और एक और दिलचस्प पहलू है, ये पोलर बॉडीज। अभी तो हम उन्हें बस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हटाने का जरिया मानते हैं, पर कुछ रिसर्च ये भी देख रही है कि क्या इनकी कोई और भूमिका भी हो सकती है, या क्या इनके विश्लेषण से, मतलब इनको स्टडी करके, ओवम की हेल्थ या क्वालिटी के बारे में कुछ पता चल सकता है। अच्छा, मतलब ये बेकार नहीं है शायद। हो सकता है। विज्ञान में हमेशा नई चीजें पता चलती रहती हैं, तो इस पर भी शोध जारी है। निश्चित रूप से। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल oogenesis की प्रक्रिया पर। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी और रोचक लगी होगी।